दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। भारत ने कहा चाचा हवा आने दो। ट्रंप ने कहा चलो ऐसा करो हमसे F-35 खरीद लो। भारत ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करो चलो मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दो। भारत ने कहा रहम करो। ट्रंप ने कहा चलो और छोड़ो, भारत का जो डेयरी और एग्री सेक्टर है वो तो हमारे लिए खोल दो। भारत ने कहा अंकल नहीं होगा। भारत में खुद 40% लोग इन क्षेत्रों पर डिपेंडेंट है। अगर आपकी कंपनियों को इजाज़त दे दी तो हम कहाँ जाएंगे। बस फिर क्या था, चचा ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दी। जी हाँ, और जैसे ही ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए तो मुझे जयशंकर साहब की वो स्टेटमेंट याद आ गई जो उन्होंने फरवरी में दी थी। तब जयशंकर साहब ने कहा था कि देखिए मैं जानता हूं कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से दुनिया के बहुत सारे देश नर्वस हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत उन देशों में नहीं है। मतलब भारत को, जयशंकर साहब को इस बात का पूरा भरोसा था कि ट्रंप भारत के साथ एक अच्छी डील कर लेंगे और भारत पर इतने टैरिफ नहीं लगेंगे। और जैसे ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए फिर क्या हुआ। फिर आप देखिए अचानक भारत और चीन की नज़दीकी बढ़ने लगी। भारत के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में शामिल होने चीन जाने वाले हैं। कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री भी भारत आए थे। उससे पहले राजनाथ सिंह साहब भी चीन गए थे। और ये वही चीन है, आपको बता दें, जो सिर्फ कुछ महीने पहले तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा था। वो पाकिस्तान को सैटेलाइट इमेज दे रहा था। चीन पाकिस्तान को उसके 80% हथियार देता है। ये वही चीन है जो पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी है जिसे भारत यूएन में कह सकते हैं प्रतिबंधित करने की कोशिश करता है तो चीन वीटो लगाकर ऐसा करने से रोक देता है। आज वही भारत उसी चीन के पास जा रहा है ताकि वो अमेरिका को काउंटर कर सके। देखिए, कहने को तो भारत में लोग ये कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि वो वक्त है जब हमें सही मायनों में सोचने की ज़रूरत है कि हमारी विदेश नीति दरअसल है क्या, जा कहाँ रही है, उसकी बुनियाद क्या है। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके एक से कई ज़्यादा कारण हैं। आपको याद होगा मोदी साहब जब पीएम बने थे तो एक भारत की स्ट्रेटेजी क्या थी कि अगर भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से एक निजी संबंध बनाते हैं तो इसका फायदा उन दोनों देशों के आपस के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी भारत को मिलेगा। आपको याद है मोदी साहब और ट्रंप के रिलेशन कितने अच्छे थे, दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। इस बार जब दोबारा ट्रंप राष्ट्रपति बने तो मोदी साहब सबसे पहले उन राष्ट्राध्यक्षों में थे जो उनसे वहां जाकर मिले थे। इसी तरह आपको याद होगा मोदी साहब ने अहमदाबाद में ट्रंप के लिए रैली की थी। उसी तरह ह्यूस्टन में भी जब 50,000 के करीब भारतीय नॉन रेजिडेंशियल इंडियन वहां पर थे तो उसके बीच भी ट्रंप के लिए एक रैली की थी। बावजूद इसके जब वक्त आया, टैरिफ की बात आई तो ट्रंप ने इस दोस्ती का लिहाज नहीं रखा। मतलब वो वन ऑन वन जो संबंध थे उसका हमें कोई भी हासिल कम से कम विदेशी संबंधों में नहीं हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब मोदी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो शुरू के 5 सालों में मोदी साहब और जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हुई। जी हाँ, 18 बार मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद 2020 में गलवान में क्या हुआ ये सब ने देखा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर तक चीन क्या कर रहा था ये भी हम सबके सामने है। मतलब वहां पर भी जो वन ऑन वन संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी उसका हासिल क्या हुआ ये हम सबके सामने। दोस्तों, मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना कभी कभी पता क्या लगता है कि ये दुनिया तो बड़ी निर्मम है, बड़ी जालिम है, लेकिन इस जालिम दुनिया में आज भी भारत की सोच बड़ी आदर्शवादी है। यूं कहूँ कि बहुत ही भोली और मासूम भी है। इसे आप दूसरे संदर्भों में देखिए कि जब भी विदेश नीति की बात होती है तो भारत सरकार कहती है कि देखिए हम तो नॉन अलाइंड हैं, हम किसी भी देश के साथ नहीं है। इसीलिए भारत क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड एक ऐसा संगठन अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में है जो चीन की डोमिनेंस पर कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। चीन को इससे एतराज भी है। उसी तरह भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है। ये ब्रिक इसीलिए बनाया गया था ताकि अमेरिका और वेस्ट की जो हेजेमनी है उसका जो दावा है या यूं कहीं उसकी जो दादागिरी है उसको कंट्रोल किया जाए। अब इस ब्रिक्स पर ट्रंप को एतराज़ है। इसी तरह भारत एससीओ का भी मेंबर है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी मीटिंग में शामिल होने मोदी जी अभी चीन जाने वाले हैं। अब इससे भी अमेरिका को आपत्ति है। मतलब अब कहने को तो भारत ये कह सकता है कि चाणक्य की नीति है, हम किसी के साथ नहीं जुड़े, लेकिन सही बताऊं तो दुनिया इसको ऐसा नहीं देखती। दुनिया को ऐसा लगता है कि आप मौका परस्त है, आप सभी के दोस्त होते हो किसी के भी दोस्त नहीं है, या ये दिखाते हो कि हम किसी के दुश्मन नहीं है, आप दरअसल हर किसी की बिचिंग करते हैं। रही है नॉन अलाइनमेंट और मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी नीति भी है, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये है कि आज की दुनिया में आप तब तक नॉन अलाइंड नहीं रह सकते, या यूं कहें कि आपकी विदेश नीति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए कि जो रूस से तेल हम भी खरीद रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा तेल जो है रूस से वो चीन खरीद रहा है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की क्यों हिम्मत नहीं है कि वो चीन पर भी इतना टैरिफ लगा दे। बड़ी सीधी वजह है,
क्योंकि चीन रेयर अर्थ मिनरल के अलावा ऐसे बहुत सारे ज़रूरी सामान है जो अमेरिका को देता है। अगर चीन वो अमेरिका को देना बंद कर दे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा, और ये बात ट्रंप अच्छे से समझते हैं। लेकिन वहीं भारत के पास ऐसा कोई आर्थिक लेवरेज नहीं है, इसलिए ट्रंप को लगता है कि भारत को रूस के साथ जो लड़ाई है उसमें एक मोहरा बनाकर उसे सबक सिखाया जाए। वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है और काफ़ी टाइम से टेंशन है, और जब भी ऐसा होता है भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से व्यापार खत्म कर देता है कि ना कोई चीज़ बेचेंगे ना खरीदेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि गलवान की लड़ाई के बाद भी भारत ने चीन के साथ जो अपने आर्थिक संबंध थे उससे खतरे में नहीं डाला। वो व्यापार ऐसे ही चल रहा है, बल्कि बड़ा भी है। क्यों? क्योंकि अगेन हम चीन से बहुत सारी चीज़ों पर आर्थिक तौर पर डिपेंडेंट हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर डिपेंडेंट हैं। भले वो टनल बोरिंग मशीन्स हों, रेयर अर्थ मिनरल्स हों, या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। इसलिए अगेन बात यहाँ पर यही साबित होती है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, या आप आर्थिक तौर पर आपके पास जो लेवरेज है कि आपके पास ऐसा क्या जो दुनिया के पास नहीं है, वही ये तय करता है कि आप विदेश नीति के तौर पर कितने स्वतंत्र रहेंगे। वरना फिर होगा कि आप पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहेंगे। एक आखिरी बात जिस पर मैं इस वीडियो को खत्म करूँगा और मुझे लग रहा है वो सबसे ज़रूरी बात है, आपको याद होगा कि भारत और जो चीन है ना, वो आसपास ही आज़ाद हुए थे। और जब चीन आज़ाद हुआ तो चीन तो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी, और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में मान्यता नहीं दी। लेकिन भारत ने चीन के साथ संबंध बनाए, फिर पंचशील समझौता भी हुआ। बावजूद इसके जो सीमा को लेकर कुछ विवाद भारत का चीन से चल रहा था, और चीन की नीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन चीन एक मौके की तलाश में था। जैसे ही अमेरिका क्यूबा में थोड़ा एंगेज हुआ और वहाँ पर क्यूबा के साथ कुछ तनाव था, चीन को अच्छे से पता था कि अभी अमेरिका का ध्यान क्यूबा की तरफ है और वो यहाँ ध्यान नहीं देगा। तो चीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और फिर 62 का भारत पर युद्ध थोप दिया। तो आपने देखा फिर क्या हुआ। और जब 62 का युद्ध चीन ने हम पर थोपा तो मदद मांगने किसके पास गए? हम अमेरिका के पास गए। वो अमेरिका जो चीन से अब तक बात नहीं कर रहा था, भारत के साथ भी उसके रिश्ते ठंडे थे। तब हमने अमेरिका को कहा कि हमें जेट्स दो। फिर लेकिन 71 में क्या हुआ, जब भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा था, यही अमेरिका हम पर दबाव बना रहा था, और तब हम किसके पास गए? यूएसएसआर के पास गए। और यही बात दोस्तों मैं सारी कर रहा हूँ। आज की अगर हम स्थिति पर आए, आज चीन को अच्छे से पता कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, अभी भी भारत का चीन के साथ विवाद है। क्या गारंटी है इस बात की कि चीन इस मौके का फ़ायदा उठाकर फिर सीमा पर कुछ बड़ा ना कर दे, फिर भारत को वैसे ही धोखा ना दे दे जैसे उससे पहले उसने कई बार दिया? और ऐसा होगा तो भारत के पास फिर क्या ऑप्शन बचेंगे? आप खुद अंदाज़ा लगाइए। और यही मेरा मूल सवाल है कि जब तक आप सैन्य तौर पर आत्मनिर्भर नहीं हैं, जब तक आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं हैं, तब तक आप जो विदेश नीति में नॉन अलाइंड या मल्टी अलाइंड होना चाह रहे हैं, उसके भी कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते। फिर आपको दूसरे देशों की बलमनसाहत पर या ताकतवर देशों की बलमनसाहत पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है इस पूरे संकट को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि आखिर हमें क्या करना है। और ऐसा नहीं सरकार समझ नहीं रही है, लेकिन समझना चाहिए कि हमें कौन से आर्थिक सुधार करने हैं, किस तरह हमें चीन की तरह बाकी देशों की तरह R&D पे खर्च करना है, किस तरह जो हमारा SME सेक्टर है जिस पर आज भी 1500 से ज़्यादा कंप्लाइंस है उसे ठीक करना है, किस तरह हमें अभी भी कृषि क्षेत्र में सुधार करने हैं, किस तरह हमें अभी भी अपने आप को थोड़ा और ओपन अप करना है, और सीरियसली करना है, इंटेंसली करना है। ऐसा नहीं कि अभी हम 50 साल या 100 साल इंतज़ार करें। और जब हम करेंगे ना, तब सही मायनों में हम आज़ाद भी होंगे, आत्मनिर्भर भी होंगे। वरना दोस्तों ये सच में बड़ा चुभता है, इस बात को देखकर दुख होता है कि भारत जैसा जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका जैसा देश रूस के साथ एक लड़ाई में भारत को प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि भारत की बाह मरोड़ूंगा तो रूस शायद दबाव में आ जाए। क्या भारत इस तरह का जो व्यवहार डिज़र्व करता है कि हमें एक प्यादे की तरह एक देश इस्तेमाल करे? नहीं। और मुझे लगता है इसी बात को, हमारी गैरत को ललकारना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम कब तक इस तरह से ढिलमुल बने रहेंगे, कब तक हम पेंडुलम की तरह शिफ्ट करेंगे। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, और सही मायनों में खड़ा होना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये कहने के लिए नहीं कि भारत ने कोई मास्टर स्ट्रोक चल दिया, भारत ने देखिए क्या करारा जवाब दिए। जब हम सच में मजबूत होंगे तो हमारी मजबूती दुनिया को दिख रही होगी। जब दुनिया को दिखेगी तो फिर अमेरिका या उस जैसा कोई भी देश हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर पाएगा। थैंक यू।